तो वेक्टर एडिशन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सदिशों को जोड़ने की दो विधि होती है, एक ट्रायंगुलर लॉ त्रिभुजीय नियम और दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुजीय नियम में क्या करते हैं, जैसे दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी और इनके बीच का कोण थीटा है, तो पहले वेक्टर ए को खींच लेते हैं पैमाना मान करके और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को, और फिर रिजल्टेंट के लिए परिणाम और एंगल बीच का वही रहेगा जो ए और बी के बीच का कोण है। और परिणामी कैसे खींचते हैं, टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर टू हेड ऑफ फाइनल वेक्टर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आंसर कैसे देते हैं, परिणामी का परिमाण और परिणामी की दिशा। परिमाण और परिणामी की दिशा। परिमाण इसको माप लेते थे और दिशा के लिए ये कोण को चांदा से माप लेंगे। दूसरा हमने विधि बताया था समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या करते हैं, दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक ही बिंदु से खींच दिया जाता है, दोनों को टेल से ही खींच देते हैं और फिर दोनों के सदिशों के प्रच्छेद इनसे फिर क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसके समांतर इधर से खींच लेंगे और इसके समांतर इधर से, और परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो दोनों सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाता है। परिणामी का परिमाण इसको नाप लेंगे, ओ ए बी और ये सी ओ सी होगा, और दिशा ये कोण को माप लेंगे। एनालिटिकल मेथड गणितीय विधि में हमने बताया था कि अगर दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो उनका परिणामी का परिमाण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और परिणामी वेक्टर ए से, अगर ये ए है और ये वेक्टर बी है दोनों में ही, तो ए से कितना कोण बनाता है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो आज के वीडियो में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके पहले आगे हम बढ़ें, वेक्टरों का घटाना, सदिशों का घटाना भी थोड़ा सा आपको चर्चा में ला दिया जाए, क्योंकि सदिशों का घटाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते भी हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे ए प्लस माइनस बी, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटाने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देना। तो अगर आपको सदिशों का योग मालूम है तो सदिशों का घटाना ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि माइनस बी की दिशा क्या होती है और परिमाण क्या होता है। तो माइनस वेक्टर बी का परिमाण वही होगा जो वेक्टर बी का होगा, लेकिन दिशा माइनस वेक्टर बी की दिशा वेक्टर बी की दिशा के ठीक विपरीत होती है। तो अगर आपको सदिशों का योग आता है तो घटाना बहुत ही आसानी से कर लेंगे, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देंगे। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं वेक्टर ए का परिमाण 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 4 है, और वेक्टर बी वेक्टर ए की दिशा से 60 अंश का कोण बना रही है। ये थीटा कितनी है, 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, पहले तो स्केलिंग कर लेंगे, एक इकाई या एक मात्रक या एक यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। अब ये पता नहीं बल है कि वेग है, क्या है, कौन सी सदिश राशि है, इसका यूनिट नहीं दिया है, तो आप मान लेंगे कि माना 1 इकाई 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, पहले एक लाइन ड्रा करेंगे 3 सेंटीमीटर का। और अब क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इनका अंतर निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, यानी ए प्लस माइनस बी निकालना है। तो वेक्टर बी इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, वेक्टर बी की दिशा इधर है, परिमाण 4 है और दिशा क्या है, वेक्टर ए से 60 अंश ऊपर बना जा रहा है इधर।
तो माइनस वेक्टर भी क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा, लेकिन एकदम ठीक क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में होगा। अगर वेक्टर बी इधर एंगल बना रहा है, 60 अंश बना रहा है कोण वेक्टर ए से, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी अगर इसे 60 अंश का कोण बना रहा है, तो माइनस वेक्टर बी कितना कोण बनाएगा आप जानते हैं, ठीक, उसके अपोजिट होगा, यानी ये कोण 120 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश। अगर ये थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल कोण कितना है, 180 अंश है। अब क्या करेंगे, प्रारंभिक पुच्छ से अंतिम शीर्ष को मिला देंगे, यही r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आंसर वैसे ही देंगे, परिणामी का परिमाण और परिणामी की दिशा। और इस सूत्र में भी, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, इस सूत्र में थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 180 माइनस थीटा, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। वेक्टर ए का परिमाण वही है, ए वेक्टर बी का परिमाण, और ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा अब 180 माइनस थीटा, यानी अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा रख देंगे। अगर 60 अंश है तो 120 अंश हो जाएगा। अगर वेक्टर बी वेक्टर ए की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए की दिशा से कितना कोण बना रहा है, देखिए ये वेक्टर ए की दिशा है, रेड पेन कहाँ गया, ये वेक्टर ए की दिशा किधर है, इधर जा रहा है, और वेक्टर बी इधर एरो लगाए ना, ये वेक्टर ए इधर, तो वेक्टर माइनस वेक्टर बी कितना कोण बना रहा है, वेक्टर बी वेक्टर ए की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक, और माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए की दिशा से कितना कोण बनाएगी, 120 अंश। अगर ये 30 अंश है तो ये 150 होगा, अगर ये 40 अंश है तो 140 होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इसमें कोई आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जोड़ और घटाना एकदम एक जैसे ही होता है, बस जिसको घटाना है उसकी दिशा को पलट दीजिएगा, ठीक है ना। एक और तरीका भी है घटाने का, उसमें क्या करते हैं, ये तरीका भी जान लीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक ही बिंदु से खींच देंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश, ठीक है। एक ही बिंदु से हम लोग उसको ड्रा कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है। तो जिस सदिश में से घटाना है, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर वेक्टर बी को घटाना है वेक्टर ए में, यहाँ ए माइनस बी निकालना है, तो बी के हेड को ए के हेड से मिला देंगे, ये हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर बी के हेड को ए के हेड से मिलाएंगे तो ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ए के हेड को बी के हेड से मिलाएंगे, एरो इधर लगा देंगे, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी एक तरीका होता है घटाने की, दो विधियाँ होती है, एक तो जैसे जोड़ने की विधि है वैसे ही घटा देंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा को क्या करेंगे, पलट करके मैंने माइनस वेक्टर बी को वेक्टर ए में जोड़ देंगे, और परिणामी का परिमाण परिणामी की दिशा जैसे पहले देते थे वैसे ही दे देंगे। और दूसरी विधि क्या हो गई कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक ही बिंदु से खींच दीजिए, और जिस सदिश को घटाना है उसके शीर्ष को उसके शीर्ष से मिला दीजिए जिसमें से घटाना है, जिस सदिश में से। तो अगर हमको बी को ए में से घटाना है तो बी के हेड को ए के हेड से मिला दीजिए, और इन केस अगर हमको b माइनस ए चाहिए तो फिर क्या करेंगे, ये ए है ये b है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर b है। अब हमको अगर वेक्टर b माइनस वेक्टर ए चाहिए, ए को घटाना है तो ए के हेड को b के हेड से मिला देंगे, और फिर परिणामी का परिमाण और दिशा वैसे ही नाप करके ले देंगे आंसर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यह चीज़ और ये चीज़ लगभग सेम है ना, तो जैसे आप घटाना चाहें वैसे आप घटा सकते हो। अगर हम आपको एक उदाहरण दें घटाने पर आधारित कि दो सदिश है, बल F1 है 3 न्यूटन और F2 है 4 न्यूटन, और ये ईस्ट की डायरेक्शन में है और ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। बल F1 की दिशा क्या है,
पूरब की ओर और बल F2 की दिशा क्या है, उत्तर की ओर। हमको निकालना क्या है, वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1, परिणामी का परिमाण और दिशा। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब निकालना क्या हमको, वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1। तो पहले स्केलिंग कर लेंगे कि माना 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो वेक्टर F2 कितना है, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन यानी कितना खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। किधर, उत्तर दिशा में। ये F1 हो गया। अब F2 कितना है, वेक्टर F2 है, सॉरी F2, हाँ ठीक है। अब F1 कितना है, वेक्टर F1 कितना है, 3 न्यूटन। किस दिशा में है, पूरब दिशा में। तो माइनस F1 क्या होगा, ये वेक्टर F1 है 3 न्यूटन पूर्व दिशा की ओर, तो माइनस वेक्टर F1 क्या होगा बताइए। परिमाण तो 3 ही न्यूटन रहेगा, लेकिन दिशा उसकी क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो देखिए ये माइनस F1 खींच दिया हमने, सॉरी ये F2 था ना, और ये माइनस F1, क्योंकि हमको क्या निकालना है, F2 माइनस F1। तो पहले F2 को ड्रा करेंगे, फिर F1 को खींचेंगे। तो वेक्टर F2 पहले खींच दिया और फिर माइनस F1 खींच दिया। अब क्या करेंगे, परिणामी का परिमाण, प्रारंभिक पुच्छ से अंतिम शीर्ष को मिला दीजिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1। अगर मापेंगे तो ये, अगर ये कितना है, F2 4 है, ये 3 है, तो ये 5 न्यूटन आएगा। और दिशा इसकी क्या होगी, ये 40, ये जितना हो जाए दिशा, मान लीजिए अल्फा हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4, करीब करीब 37 अंश आता है ये। और किधर से किधर की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। परिणामी की दिशा क्या होगी, उत्तर से पश्चिम की ओर, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, एक और उदाहरण ले रहे हैं आपके लिए कि राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल से पूर्व दिशा में जा रहा। किधर, पूर्व दिशा में। फिर उस पर मोड़ आता है और 5 सेकंड में वो किधर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जा रहा है। स्पीड उसका क्या रह रहा है, वेग का परिमाण कितना रह रहा है, वही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, बस उसकी दिशा बदल जा रही है। किधर, जैसे जा रहा है पूरब की ओर, ये डायरेक्शन अगर हम शो कर दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पता ही हो गया होगा। अब वो जा रहा है, अचानक किधर मुड़ गया है, 5 सेकंड में वो उत्तर की ओर मुड़ गया है। स्पीड वही रहा है, वेग का परिमाण नहीं बदला है। तो ये हो गया v1 प्रारंभिक वेग, और ये हो गया अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। पूछा है वेग परिवर्तन बताओ। तो वेग परिवर्तन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, वेग परिवर्तन क्या होगा, v2 माइनस v1। अब हम लोग खींचते हैं v2 माइनस v1। कैसे खींचें, पहले v2 स्केलिंग कर लें। सबसे पहले तो क्या स्केलिंग करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये पैमाना मान लेंगे। अब पहले v2 को ट्रेस किया जाए, खींचा जाए। तो v2 कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में। तो क्या हम लोग लेंगे, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। 10 सेंटीमीटर की लाइन तो आप कॉपी पे खींच ही सकते हो। ये v2 हो गया, इसको चाहे तो आप नाम दे सकते हो OA। अब क्या है, माइनस v1। तो वेक्टर v1 क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, तो माइनस v1 क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर। ये हो गया माइनस v1, और वैसे ही जोड़ देंगे इसके हेड से इसके टेल को, v1 के टेल को, माइनस v1 के टेल को। ये माइनस v1 हो गया ना, माइनस वेक्टर v1 हो गया। अब कैसे परिणामी देंगे, टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर टू हेड ऑफ फाइनल वेक्टर, दोनों को ज्वाइन कर देंगे।
अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आंसर क्या देंगे, परिणामी का परिमाण यानी वेग परिवर्तन का परिमाण और वेग परिवर्तन की दिशा। तो आप वो भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 यही है ना, का परिमाण और इसकी दिशा। परिमाण कितना हो जाएगा, आप इसको नाप लेंगे, 10 कड़ी में 2 आएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये 10 है ये 10 है तो 10√2 होगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा। परिमाण होगा ये, दिशा नहीं। और दिशा कितनी होगी, अगर दोनों बराबर है तो 45 अंश होगा ना, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा कर दे थीटा कर दे अल्फा। परिणामी की दिशा का कोण हमने अल्फा माना है, तो tan इनवर्स इतना अपान इतना, इसको अगर इसको अल्फा आप मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 ये भी 10, 10 बटा में 10 यानी tan इनवर्स 1 होगा। और tan इनवर्स 1 कितने अंश के लिए होता है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ गया। तो क्या आंसर देंगे, 45 डिग्री। अब इसमें आंसर दे सकते हो आप, उत्तर से पश्चिम की ओर 45 अंश, उत्तर से पश्चिम, नॉर्थ से वेस्ट। लेकिन इस डायरेक्शन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर केवल नॉर्थ वेस्ट लिख दिया है, अगर ठीक 45 डिग्री होता है तो उस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हैं, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। अगर एकदम ठीक बीचों बीच होता है, क्योंकि 45 अंश है तो इधर से भी 45 डिग्री बनाएगा, इधर से भी 45 डिग्री बनाएगा। तो इस डायरेक्शन का नाम आप क्या लिख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट की ओर या वेस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की ओर। तो ये हो गया, ये डेल्टा भी वेग परिवर्तन निकल गया। अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन और बहुत बच्चे नहीं कर पाते। अगर इसमें जैसे टाइम दिया था कि 5 सेकेंड में, अगर मान लीजिए त्वरण पूछ देता है तो त्वरण क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो इसी वेग परिवर्तन में समय का भाग दे देंगे तो त्वरण भी निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ त्वरण नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, किस तरीके से, देखिए, कोई कण वृत्तीय पथ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल से गति कर रहा है। और जब वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो आप जानेंगे गति की दिशा स्पर्श रेखी होती है। यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, यहाँ पे दिशा, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये हो जाएगा। अगर बिंदु सी पर गति की दिशा चाहिए तो यहाँ पे स्पर्शी खींच दीजिए। स्पर्शी खींचने आता है ना, तो स्पर्शी उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वृत्त पर, अगर क्लॉकवाइज घूमता तो इधर नीचे हो जाता। वृत्तीय गति ऐसे हो रही है, ठीक है ना। कोई कण वृत्तीय पथ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है 1/4 चक्कर में कहाँ चला गया है, ए से बी पर, और आधा चक्कर बाद कहाँ चला गया है, ए से सी पर। तो ये इसको va कह सकते हो आप, ए पर उसके वेग को, बिंदु बी पर उसका वेग को क्या कह सकते हो, vb, और बिंदु सी पर उसके वेग को क्या कह सकते हो, वेक्टर vc। वेक्टर va, वेक्टर vb, वेक्टर vc। वेक्टर va क्या है, बिंदु ए पर कण का वेग है। वेक्टर vb क्या है, बिंदु बी पर कण का वेग है। वेक्टर vc क्या है, बिंदु सी पर कण का वेग है। अब पूछता है क्वेश्चन में कि 1/4 चक्कर लगाने पर कण के वेग में कितना परिवर्तन हुआ और आधा चक्कर लगाने पर कण के वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो 1/4 मतलब ए से बी पे गया, कण कहाँ गया, ए से बी पर, तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया, वेक्टर vb माइनस वेक्टर va, ये निकालना है। और अगर आधा चक्कर की बात करता है तो आधा चक्कर मतलब ए से कहाँ चला गया, सी, तो उसको क्या कहेंगे, vc माइनस va। तो क्वेश्चन वही है, वेक्टर का अंतर ही निकालना है, सदिशों का घटाना ही करना है, लेकिन दूसरे ढंग से पूछ देता है तो कई बच्चे नहीं कर पाते हैं कि 1/4 चक्कर पश्चात उसका वेग में परिवर्तन और आधा चक्कर पश्चात वेग में परिवर्तन। ए से गति आरंभ हुई है तो 1/4 बाद बी पे जाएगा, और आधा चक्कर मतलब ये तो आपको बताना ही नहीं है, ये तो आप जानते होंगे।
अब हम वी माइनस वेक्टर वी ए कैसे निकालें? तो पहले तो स्केलिंग कर लेंगे, मान लेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 सेंटीमीटर। स्केलिंग हो गया, वो आप लिख देंगे। अब वी देखिए, हमको क्या चाहिए? पहले वी माइनस वेक्टर वी ए चाहिए। तो वेक्टर वी क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसका डायरेक्शन क्या है? देखिए लेफ्ट साइड में, अगर आपको दिख रहा होगा तो उसमें बाईं तरफ है। तो 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच देंगे बाईं सेंटीमीटर, बाईं तरफ। और ये क्या हो जाएगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर वी। अब इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण नहीं है, ये बस वाम और दिशा में वृत्ति पथ पे गति हो रही है। तो आपके हिसाब से ये बाईं ओर है ना, तो बाईं ओर खींच दिया गया वी। अब वी ए किधर है? ऊपर की ओर है, तो माइनस वी ए क्या होगा? नीचे की ओर, क्योंकि हमको वेक्टर वी में क्या करना है। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर वी में क्या करना है? जोड़ना है माइनस वेक्टर वी ए। और यहाँ वेक्टर वी सी में क्या जोड़ना है? माइनस वेक्टर वी ए। यही ना हुआ? तो वी ए इधर है, माइनस वी ए क्या डायरेक्शन होगा? नीचे की ओर। परिमाण वही रहेगा 5, और इसके हेड से इधर खींच देंगे। और फिर ये हो गया वी और ये हो गया माइनस वी ए। कैसे जोड़ेंगे? वही टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर टू हेड ऑफ फाइनल वेक्टर। पहले वेक्टर के पुच्छ को अंतिम वेक्टर के सिर से मिला दीजिए। यही ये वेक्टर क्या प्रकट करेगा? वेक्टर वी प्लस वेक्टर माइनस वी ए, यानी कि वी माइनस वी ए को प्रकट करेगा। अब आंसर कैसे देंगे? परिणामी का परिमाण, परिणामी की दिशा। अगर इसका पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा। परिणामी का परिमाण कितना आ जाएगा? ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 कड़ी में 2 होगा। स्केल से आप नाप भी सकते हो। और दिशा कितना होगा? ये 45 डिग्री। 45 डिग्री किधर? बोलिए किधर 45 डिग्री आ रहा है? 36 से नीचे की ओर, या वेक्टर वी से 45 अंश नीचे की ओर। तो इसको वेक्टर को लिखने का तरीका, दिशा को लिखने का तरीका कोई ना कोई आप तरीका बना लोगे लिखने का। वेक्टर वी की दिशा से 45 डिग्री नीचे की ओर। क्यों 45 अंश? क्योंकि दोनों जब बराबर होते हैं तो 45 डिग्री ही होगा। परिणामी 45 डिग्री ही एंगल बनाता है। और अगर लंबवत है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। आधा चक्कर बाद वेग में परिवर्तन कितना होगा? तो वी में माइनस वी ऐड कर देंगे। पहले वी चाहिए। वेक्टर वी क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यह वेक्टर वी हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर। अब माइनस वी किधर होगा? वी किधर है? ऊपर की ओर। तो माइनस वी क्या होगा? नीचे की ओर होगा। अब क्या करें? अब त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन नियम वही हो गया। प्रारंभिक पुच्छ से अंतिम शीर्ष को मिला दीजिए, तो यही परिणामी को प्रकट करेगा। यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 5 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो इस समय वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 10। दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसको हमने ऊपर माना है, इसको नीचे माना है, इसको बाएं माना है, इसको दाएं। यहाँ तो गए ही नहीं हम लोग दाएं की तरफ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्ति गति जब पढ़ेंगे तो उस समय इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो और आपको उदाहरण लेकर के दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है? देखते रहिए। तो अब आप वेक्टरों के जोड़ घटाना सब सीख लिए। अब हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आपको और कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर, और इस पर त्वरण कार्य कर रहा है कितना? इसको मीटर प्रति सेकेंड कर दे रहे, बार बार किलोमीटर प्रति घंटा ही जरूरी नहीं है। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण इस पर लगे जा रहा है। त्वरण किस दिशा में लग रहा है? उत्तर की ओर। तो 3 सेकेंड पश्चात पिंड का वेग क्या होगा? किसी पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। किधर? पूर्व दिशा में, ईस्ट की ओर।
उस पर त्वरण कितना लग रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, किस दिशा में, उत्तर की ओर। क्या क्वेश्चन है, 3 सेकंड पश्चात पिंड का वेग बताना है। आप जानते हैं गति के फर्स्ट समीकरण को, गति का पहला समीकरण क्या होता है मोशन का, v = u + at। ये 9th क्लास में भी है, 11th में भी है। वेग सदिश राशि है, दो, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये त्वरण है, और समय अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कहेंगे 9th क्लास में तो ऐसे नहीं बताया गया है, उसमें तो एक अदिश सदिश नहीं करके बताया गया, सीधे v = u + at ही बताया गया है। ठीक बताया गया, यहाँ भी करेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन ये तब सही होता है जब v = u + at, उसमें अदिश सदिश अलग अलग नहीं करते हैं स्केलर वेक्टर, जब दोनों वेग और त्वरण एक ही दिशा में हो। उसमें जितने क्वेश्चन होते थे, जिस दिशा में गति होता था उसी दिशा में त्वरण लगे होते थे, तो इसलिए वेक्टर आरेख खींच करके हम लोग नहीं जोड़ते थे। लेकिन यहाँ देखिए, वेग, प्रारंभिक वेग की दिशा क्या है, पूरब की ओर, और त्वरण किधर लग रहा है, उत्तर की ओर। तो फाइनल वेग जो होगा न पूरब होगा न उत्तर होगा, उनके बीच में कहीं होगा, वो क्या होगा उसको हम लोग निकालना है। और अगर दोनों ही उत्तर की ओर होते तब तो इसी समीकरण से हम लोग जैसे 9th क्लास में करते थे वैसे ही अभी भी करते हैं। अगर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा सेम होगा तो 9th क्लास की तरह ही करेंगे। तो ये देखना होता है कि गति की दिशा और त्वरण की दिशा सेम है क्या, सेम नहीं है यहाँ। तो अब देखिए, v = वेक्टर u, t का मान कितना है, 3, तो 3a, यानी हमको वेक्टर u में 3 वेक्टर a को जोड़ना है। t का वैल्यू पुट कर दिया, अदिश राशि को हमने पुट कर दिया। अब कैसे, वेक्टर u में वेक्टर 3a को हम लोग को ऐड करना है। तो वेक्टर u का क्या होगा, स्केलिंग कर लें, 1 मीटर प्रति सेकेंड = 1 सेंटीमीटर। तो u कितना है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग खींच लिए। किस दिशा में, पूरब दिशा में। अब 3a किधर होगा, a का परिमाण कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 3 × a का परिमाण कितना होगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। कहेंगे एक तो स्क्वायर कहाँ गया, ये 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड का जब इसमें गुणा करेंगे तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो a का वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो 3a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 होगा। ये तो आप जानते ही हैं, दिशा वही रहेगा उत्तर की ओर। तो ये 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे, और ये क्या हो गया, 3a, वेक्टर 3a हो गया, और ये क्या हो गया, वेक्टर u हो गया। अब कैसे फाइनल निकालते हैं, हम लोग क्या ज्वाइन करते हैं, पहले वेक्टर के पुच्छ को अंतिम वेक्टर के शीर्ष से। आंसर क्या देंगे, परिणामी का परिमाण, परिणामी की दिशा। परिणामी मतलब यही फाइनल r क्या होता है, वेक्टर v को ही प्रकट करेगा, अंतिम वेग। तो परिमाण इसको माप लेंगे, दिशा क्या होगा, इस कोण को माप लेंगे। लंबाई कैसे नापेंगे, स्केल से। कोण कैसे नापेंगे, चांदा से। तो परिणामी का परिमाण, ये आंसर जरूर दोनों देते हैं, परिणामी का परिमाण। अब जितना आ जाए, अब तो इस पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो नाप करके डाट डाट डाट। और परिणामी की दिशा, दिशा जब लिखेंगे तो कैसे, दिशा है किधर से किधर की ओर, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट से इधर है ना, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। अब जितना आ जाए अल्फा, पूरब से उत्तर की ओर। अब जितना आए, 45 अंश नहीं आएगा क्योंकि ये 5 है और ये 6 है, तो 45 तो आएगा नहीं। जितना आएगा उतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। परिणामी का परिमाण जितना आएगा वो लिख दीजिएगा, और परिणामी की दिशा जितना आएगा पूरब से, जितना कोण उत्तर की ओर आएगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। और इस तरह एक क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए दे दें। किसी पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। कितना त्वरण लग रहा है उस पर, ये है किधर की ओर, पूरब की ओर ही है। त्वरण कितना लग रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, डायरेक्शन साउथ, ठीक है। 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग ज्ञात करना है। 3 सेकेंड पश्चात
क्या करना है, वेग उसका अंतिम वेग बताना है क्या होगा। कर लेंगे। एक क्वेश्चन और अंतर पे दे दें। किसी पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड कर दें। किधर की ओर, पश्चिम की ओर। और v2 भी कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड ही है। किधर, नॉर्थ की ओर। क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। वेक्टर आरेख खींच करके ये दो क्वेश्चन आप जवाब दे लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये दो क्वेश्चन आप वेक्टर आरेख खींच करके करिएगा। ठीक है, घर पे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। अब एक उदाहरण और ले रहे हैं। अब तो सारे नियम ही आप जान गए। दो सदिश अगर परिमाण में बराबर है और उनका परिणामी भी उतना ही है जितना कि दोनों का परिमाण है, तो उनके बीच का कोण कितना होगा। दो सदिश, दोनों का परिमाण कितना है, P, और दोनों किसी कोण पर लगे हुए हैं और उनके परिणामी का परिमाण R भी कितना आ रहा है, वो भी P ही है। यानी पहला सदिश का परिमाण भी P, दूसरे सदिश का परिमाण भी P और उनके परिणामी का परिमाण भी P। उनके बीच का कोण पूछा है कितना। ऐसा कैसे हो सकता है, उनके बीच का कोण कितना होगा कि दोनों का परिमाण, दो सदिश जिनके परिमाण समान हो, परिणामी का परिमाण भी उतना ही हो जाए। ऐसे कैसे संभव होगा, उनके बीच का कोण कितना होगा कि ये चीज संभव हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए, नोट कर लेंगे। दो सदिश जिनके परिमाण P है, एक दूसरे से थीटा कोण पर लगे हुए हैं। यदि परिणामी का परिमाण भी P हो तो कोण थीटा का मान ज्ञात करो। क्या सूत्र होता है दो सदिश के परिमाण R के लिए, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, यहां परिणामी का परिमाण R की वैल्यू कितना है, P है। a का परिमाण कितना है, वो भी P है। b का परिमाण वो भी P है। फिर a का परिमाण P, फिर b का परिमाण P, कोण थीटा निकालना है। ये p² + p² 2p² इधर आके घट जाएगा, तो p² - 2p² = 2p² cos थीटा। p² में से 2p² घटा दिया, -p² हो गया, 2p² cos थीटा। दिस इंप्लाइज cos थीटा = कितना हो गया, -1/2, क्योंकि p² से p² कैंसिल हो जाएगा। ये कभी संभव है, cos थीटा का मान -1/2 कब होता है, जब थीटा का मान 120 डिग्री हो। तो ये बहुत ही, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है और क्वेश्चन भी है जो बहुत पूछा जाता है। क्या कि दो सदिश अगर उनके बीच का कोण क्या ज्ञात करो अगर उनका परिणामी उतना ही हो जितना कि दोनों सदिशों का परिमाण है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपने सुना ही है, नोट ही कर लिया है। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि अगर दो सदिशों का परिमाण समान हो और उनका परिणामी का परिमाण भी उतना हो तो उनके बीच का कोण कितना होगा। तो 120 अंश के कोण पर यह संभव है। या उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा कैसे, कि अगर दो सदिश जिनके परिमाण P है और उनके बीच का कोण 120 अंश है तो परिणामी ज्ञात करो। दोनों का परिमाण कितना है, P, और बीच का कोण कितना है, 120 अंश, तो परिणामी P ही आएगा। लेकिन इसको निकाल के चेक कर लीजिए। क्या क्वेश्चन हो गया, उलट गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि दो सदिश जिनके परिमाण P है और अगर उनके बीच का कोण 120 अंश है तो परिणामी ज्ञात करो। तो देखिए p² + p² + 2p² cos थीटा, cos 120 अंश, ये 2p² हो गया। cos 120 अंश का मान -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2p² में से p² गया, p²। दिस इंप्लाइज r = p, यानी परिणामी किसके बराबर हो गया, p के बराबर हो गया। तो ये एक तरह से आप आर्टिकल है जिसका हम हमेशा उपयोग करेंगे कि दो सदिश अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर उनका परिमाण समान हो और उनके बीच का कोण 120 अंश हो, 120 डिग्री हो,
तो उनका परिणामी उतना ही होगा जितना कि दोनों सदिशों का परिमाण है। दो सदिश जिनके परिमाण समान हो और बीच का कोण 120 अंश हो तो उनका परिणामी भी उतना ही होगा जितना दोनों सदिशों का परिमाण होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में 2 उदाहरण आपके लिए और लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 बलों के परिमाण 3 संबंधे 5 के अनुपात में है, 3:5 के रेशियो में है तथा परिणामी इनका कितना है 35 न्यूटन है, 35 न्यूटन है। यदि उनके बीच का कोण 60 अंश हो तो दोनों बलों को ज्ञात कीजिए। तो बलों के परिमाण का क्या अनुपात है 3:5। तो मान लेते हैं कि पहला बल P है वो कितना है 3x और दूसरा बल Q है वो कितना होगा 5x, क्योंकि उनका रेशियो तो यही है 3 संबंधी 5 है। और बीच का कोण कितना दिया है 60 डिग्री और परिणामी R कितना दिया है 35 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं R = P² + Q²। अगर P और Q के बीच का कोण थीटा हो तो 2PQ cos थीटा। P² यानी पहला बल का परिमाण हो गया 3x, दूसरे बल का परिमाण हो गया 5x। क्वेश्चन उनके बीच का कोण क्वेश्चन में ही दिया है 60 डिग्री और परिणामी का परिमाण भी दिया 35 न्यूटन। R का मान भी दे दिया है कितना 35, तो ये 35 हो गया। P² यानी कि 9x², Q² यानी 25x², 2 P का वैल्यू 3x, Q का वैल्यू 5x और cos 60 अंश 35। अब ये क्या हो जाएगा cos 60 अंश का मान तो 1/2 होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 5 ये हो जाएगा देखिए 34x² और ये 15x²। 5 3 15 और 34 कितना हो जाएगा 49x²। 25 9 34 और 15 49x²। ठीक है, दिस इंप्लाइज 35 = 7x या x = 5 हो गया। ठीक है ना, तो दोनों बल निकल जाएंगे अलग अलग। P = कितना हो जाएगा 3x यानी कि 15 न्यूटन और Q = 5x यानी कि 25 न्यूटन। तो दोनों बल अलग अलग निकल गए। ठीक है, इसको आप घर पे इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन दे दे इस पर, तो क्या दे देते हैं 2 बलों के बीच का कोण 60 अंश रहने देते हैं, बस ये बदल देते हैं 2:4। ठीक है, और ये 50 न्यूटन कर दे रहे हैं। अब आप उनको अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, P और Q को अलग अलग ज्ञात करिएगा। X का वैल्यू अब यहां तो क्वेश्चन बुक से था तो 49 आया है, वहां 49 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसके हिसाब से। रूट में ही आंसर दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है जो बहुत बढ़िया है। 2 बलों के परिणामी का अधिकतम और न्यूनतम मान 29 न्यूटन व 5 न्यूटन है। देखिए 2 बल अगर P और Q है, 2 बल क्या है P और Q, और उनका अधिकतम परिणामी कहता है परिणामी का अधिकतम मान। परिणामी का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 2 P और Q का अधिकतम क्या होता है P + Q, लास्ट लेक्चर में बताया गया था। दोनों को जोड़ देते हैं तो अधिकतम आता है, ये 29 न्यूटन है। और दोनों का न्यूनतम क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो हम मान ले रहे P बड़ा है तो P - Q कितना हो गया 5 न्यूटन। ये भी बहुत इस चीज का यूज होता है कि 2 बलों का अधिकतम और न्यूनतम या 2 सदिशों का अधिकतम क्या होता है, दोनों के योग के बराबर होता है, और न्यूनतम दोनों के अंतर के बराबर होता है। ये तो 200 तो फिक्स है अधिकतम न्यूनतम, और बाकी मान इसके बीच में
29 से लेकर के 5, 29 या 29 से कम, 5 या 5 के अधिक ही कुछ होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कोण कितना है। अगर दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उस समय अधिकतम होता है, और विपरीत दिशा में होते हैं तो उस समय न्यूनतम होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में बताया गया था ना। तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो P और Q निकल जाएगा। कैसे? दोनों को जोड़ दीजिए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 2P इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 न्यूटन, तो P इक्वल टू कितना हो गया 17। ठीक है, अगर P का मान 17 रख देते हैं तो Q का मान कितना हो जाएगा 12। P का मान 17 रख देंगे तो Q 12 हो जाएगा ना। ये तो बहुत बड़ा चीज है नहीं। तो ये तो पहला हो गया। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम मान 29 न्यूटन और 5 न्यूटन है, तो दोनों बल हम लोग अलग अलग ज्ञात कर लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि दोनों बलों के मान में 3 न्यूटन बढ़ाकर एक दूसरे के लंबवत कर दिया जाए तो उनका परिणामी ज्ञात करिए। दोनों का मान 3-3 न्यूटन बढ़ा देना है, यानी P के मान में कितना वृद्धि करना है 3 न्यूटन, तो अब वो P डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। और Q के मान में कितनी वृद्धि करनी है, उसमें भी 3 न्यूटन की वृद्धि करनी है, तो वो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। अब इनको एक दूसरे के लंबवत रखा गया है, तो परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है। वेक्टर आरेख खींच करके नहीं कहा है, तो हम लोग सीधे निकाल लें। दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो क्या होता है उनका परिणामी का परिमाण P डैश स्क्वायर प्लस Q डैश स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 15 का 225, जोड़ देंगे तो 625 होगा, और 625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 न्यूटन ये फाइनल आंसर होगा। और दिशा tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है Q डैश अपान P डैश, ठीक है ना, लंबवत होते हैं तो 15/20 यानी कि 3/4, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, इस केस में परिणामी की दिशा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, इसका मान 37 अंश के आसपास होता है, 37 डिग्री के आसपास होता है, tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। तो दो सदिश लंबवत होते हैं P और Q, P डैश और Q डैश, तो ये परिणामी इतना कोण बनाता है, ठीक है ना। किससे? P से। P और Q ऐसे हो, P डैश Q डैश एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो परिणामी कितना कोण बनाएगा tan इनवर्स Q डैश अपान P डैश, यानी कि tan इनवर्स 3/4। तो P से यानी P डैश से 37 डिग्री Q डैश की हो, ये दिशा इस तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप घर पे इस तरह इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी पर आधारित कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और दो विशेष तरह के क्वेश्चन, एक नाव नदी वाला क्वेश्चन जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है जबकि होता उसमें कुछ नहीं है, और एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जब बारिश होती है तो छाता को किस दिशा में रखना चाहिए ताकि हमारे ऊपर वर्षा का प्रभाव न पड़े, क्योंकि हमेशा ऊर्ध्वाधर ही बारिश नहीं होती है, बारिश कभी हवा का प्रभाव पड़ता है तो उसकी दिशा तिरछी हो जाती है। तो हम लोग को छाता कैसे रखना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर से ही आधारित वो क्वेश्चन है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। थैंक यू।